Welcome to the Mad Educators Free Classes. Hi students, hope you and your family members are safe. So today we are going to discuss the topic that is atoms and molecules. In the previous video we had discussed what are different type of mixtures. We had seen colloids, then suspensions, then true solutions. Now we are going to discuss what are atoms, what is atomic mass. एटम्स को समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज एटम। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब एक बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग के लिए पूरी बिल्डिंग बनी, एक एक फ्लोर बनता है, एक फ्लोर पे डिफरेंट रूम्स बने, रूम्स के लिए एक वॉल, 4 वॉल्स चाहिए होती हैं। अब हम एक वॉल को देखते हैं, वी आर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बिल्डिंग। देन वॉल किससे बनी? ब्रिक्स से बनी। Then single brick is the foundation unit of a building, isn't it? इसी तरीके से अगर हम किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को देखें, उसे डिवाइड करते चलें जिस तरीके से ये इन दिस फिगर वी आर शोइंग बाय द ड्राइंग रेक्टेंगल्स। इस रेक्टेंगल को हमने और ब्रेक डाउन किया, वी गॉट स्मॉलर वन, देन स्मॉलर वन, देन स्मॉलर वन, देन स्मॉलर वन। ओके, आई हैव डिवाइडेड इट इनटू मैनी स्मॉल पीसेस and I have took this small piece। इस तरीके से हमारे पास ये small piece आ गया। This piece is now indivisible। अब ये आगे divisible नहीं है। Then we will call it a smallest unit of this whole rectangle, isn't it? इसी तरीके से matter की smallest unit atom होता है। Okay? अगर हम हिस्ट्री में जाना चाहें, केमिस्ट्री की हिस्ट्री देखेंगे, देन महर्षि कन्नड़ वॉज अ ग्रेट इंडियन फिलोसोफर। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जितने भी पदार्थ नेचर में है, दैट इज द सब्सटेंस, इन सब की जो बेसिक यूनिट है एक स्मॉल सबसे इंडिविजिबल पार्टिकल है, दैट ही नेम्ड एज परमाणु। उन्होंने इसे परमाणु की संज्ञा दी। इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर्स भी, डेमोक्रिटस एंड लिसिपस, दे वर द साइंटिस्ट हु वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ वर्क। उस टाइम पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स नहीं दिए जा सकते थे बिकॉज साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की नहीं थी। पर इनकी जो फिलॉसफी थी ये भी यही कहती थी कि हाँ, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम डिवाइड करते चले तो दे वुड बी डिवाइडिंग इनटू अ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। And the word atom was coined from Greece only. Okay. इन्हीं लोगों ने atom word दिया जिसका meaning होता है indivisible particle. Then by the 18th century only element, compound, इन सब की पहचान हो सकी। What is element? What is compound? Then Lavoisier was also a great scientist who gave 2 laws of chemical combination. क्योंकि जब एलिमेंट और कंपाउंड की पहचान हुई तो उसके बाद इन लोगों में क्यूरियोसिटी हुई। साइंटिस्ट वर ऑफ द व्यू कि ये एलिमेंट जब कंपाउंड बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, इनके बीच में क्या है जिसके कारण ये रिएक्ट कर जाते हैं और न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। सो दे गेव द 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वॉज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिस तरीके से आप स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि मास कंजर्व करके रखना है, मास वेस्ट नहीं जाएगा। यू वुड हैव स्टडीड इन द फिजिक्स ऑल्सो कि जब हम एक फॉर्म से एनर्जी देखते हैं तो वो दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, कभी भी वेस्ट नहीं होती, जस्ट वो फॉर्म चेंज हो जाता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जब रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो जो उनका टोटल वेट है इट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द प्रोडक्ट साइड। यू नो हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें हम रिएक्टेंट्स के साइड जब देखते हैं, देन व्हाट इज हैपनिंग? Carbon is one of the reactant which is having the mass 12 gram. Then oxygen is another reactant which is having mass 32 gram. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, that is कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल वेट कितना है? 44 gram, which is actually the product of additional product of 12 and 32 gram. So this experiment proves the law of conservation of mass.
मान लीजिए कोई अदर एग्जांपल है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, ओके, और आइदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो कुछ मास जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. Now, come to the second law of chemical combination, that is the law of constant proportion. अब law of constant proportion क्या कहता है? This law states that in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. This can be understood by taking the example of water molecule. वाटर मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करते हैं. यहाँ पर हम चाहें तो दो ऑक्सीजन एटम एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें तो क्या वाटर मॉलिक्यूल बनेगा? नो, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल. ओनली दिस कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल फॉर फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल. तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि दो एलिमेंट्स जब कंबाइन कर रहे हैं तो उनका एक डेफिनेट रेशो है जिसमें वो कंबाइन करते हैं तभी न्यू कंपाउंड बनता है. Then came the Dalton, the famous scientist. In 1808, he gave the Dalton's atomic theory. And his theory, to the surprise, was also based on the law of chemical combination. इन्हीं को बेसिस बना के डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रोपाउंड की. अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि उन्होंने भी यही फैक्ट दिया कि हाँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर. उसको फर्दर स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है. डाल्टन थ्योरी सबसे फर्स्ट स्टेप थी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नेक्स्ट पोस्टुलेट उनका कहता है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स. इसी तरीके से रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. जस्ट नाउ वी हैव सीन जो सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, isn't it, कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड. Atoms of different element have different masses and chemical property. अब ये जो इनका स्टेटमेंट है कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होंगे और इसी के बेसिस पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगी. Similarly, next postulate is saying that the atoms of a given element are identical in mass and chemical property, but they are different from the other elements. So, actually Dalton's theory कह रही है कि एक एलिमेंट के एटम और दूसरे एलिमेंट, मान लीजिए सपोज करिए हम एक इमेजिन करते एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B है. A के एटम्स डिफर करेंगे B के एटम्स से, isn't it? अब इस फैक्ट के आने के लाइट में आने के बाद एटॉमिक मास के डायरेक्शन में, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के डायरेक्शन में साइंटिस्ट और ज्यादा एंगेज्ड हो गए कि हमें एटॉमिक मास फाइंड करना पड़ेगा. डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वट एवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस टाइम पर जितने भी डिस्कवर्ड हुए थे, उस टाइम पे साइंटिस्ट को थॉट था कि हाँ, जितने डिस्कवर हैं उससे ज़्यादा भी आगे जाके फ्यूचर में डिस्कवरी होंगी. ठीक है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंट्रीब्यूटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था. Theory stated that each element is having a characteristic mass. We just now see, है ना, अभी हम लोगों ने देखा. But atom being so small, अब यहाँ पे ये बहुत एक quite tiresome work था क्योंकि atom इतना small है, we can't see it. We have to use high-powered microscope for seeing the atom. Then, what we can do? How we will find out its mass? अब उसका mass कैसे हम निकाल सकते हैं? तो इसके लिए इन्होंने रिलेटिव थ्योरी का यूज किया. व्हाट इज द रिलेटिव मीन्स दे फाउंड आउट द रिलेटिव मास. रिलेटिव मास जिस तरीके से हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर के पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने एक वाटरमेलन लिया और वाटरमेलन में एक 1/12 पीस कट करके निकाल लिया. अब उसने कहा जो इसका वेट है दैट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. और इस तरीके से उसने बाकी फ्रूट्स को इसके वेट के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया और सेल कर दिए फ्रूट्स.
This was a nice idea, isn't it? तो similarly, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला गया? किसी न किसी एलिमेंट को स्टैंडर्ड मास देके अदर एलिमेंट्स के अदर एटम्स का मास निकाला गया कंपेयर टू दैट स्टैंडर्ड एलिमेंट. इसमें भी बहुत सालों तक बहुत हार्ड वर्क हुआ. कभी साइंटिस्ट ने कहा ऑक्सीजन को लेना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. Then the scientists took carbon 12 as the standard material for reference. But यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. AMU क्या होता है? AMU is the atomic mass unit in which the mass of atom is measured. पर AMU को अब IUPAC nomenclature ने, IUPAC सोसाइटी ने चेंज कर दिया है टू U, that is the unified mass. U अब हम लोग यूज करते हैं. देन टेक द एग्जाम्पल. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद द 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, isn't it? Now, one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12. कार्बन 12 के मास के 1/12 के बराबर होता है वन एटॉमिक मास यूनिट. आई होप दिस इज क्लियर. सो वी वुड समराइज कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं 2 थे, लेवॉइजर ने प्रपोज किए थे. द फर्स्ट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन सेकेंड वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion. We also use it in calculating different formulas today. Okay. इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, सबसे पहला एफर्ट था फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. इसके बाद फर्दर जो साइंटिस्ट आए वो उन्होंने इन्हीं के काम को उठा के आगे चेंजेस किए, उसमें अपनी व्यू लगाए. देन they found the today's structure which we will study in the next topic. Okay, further we will study. Now we have found out the atomic mass. आज हमने जाना atoms जो है atoms combine करते हैं, then they form molecules. Atom of hydrogen, then atom of other hydrogen combine with the atom of oxygen through a bond, isn't it? As a result of which a molecule of water is formed. O2, what it is? It is also a molecule of oxygen. जो नेचर में ऑक्सीजन पाया जाता है वो ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्म में ना पाए जाने के बजाय ये मॉलिक्यूल के रूप में मिलता है हमें नेचर में, isn't it? नाइट्रोजन को हम कभी सिंगल नहीं लिखते. एयर में जो नाइट्रोजन पाया जाता है हम उसे N2 से शो करते हैं. That is the symbol. Why? Because this is nitrogen molecule. Nitrogen always in the free state जब हम मिलेगा तो वो N2 के फॉर्म में मिलता है. जिस तरीके से ऑक्सीजन जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं है. ऑलवेज 2 एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना के नेचर में रहते हैं. So we will study about more this molecule, then molecular mass, then mole concept in the next video. Okay, so wait for the next video. We will discuss some numericals also there. कि मोल कॉन्सेप्ट आगे जाके आपके 11th क्लास तक बहुत डिटेल में आ जाता है, जिससे आप डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे. So I hope you like this video. Please give feedback and comment. Do comment, like and share the channel. Thanks a lot. Keep studying.